हाय फ्रेंड्स, उदय जीएस रिसर्च सेंटर के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर स्वागत। एक नए क्लास में, जैसा कि आज की जो क्लास है, बंगाल में द्वैध शासन क्यों लागू हुआ, यानी कि द्वैध शासन प्रणाली, जो दो शासन तो होते हैं, शासन तो किए जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक ही साथ दो दो शासन कैसे चल सकता है, जिसे आप द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं जो बंगाल में, भारत के बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली लागू हुआ, वह आखिर वजह क्या थी लागू करने का। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं। आज का जो टॉपिक्स है, द्वैध शासन प्रणाली। सबसे पहले तो ये आप इसे जानेंगे, इसे डायरकी या डायरची भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पर परफेक्टली रूप से डायरकी अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए उचित होगा। अब डायरकी कहां से लिया गया, तो याद रखिएगा, एक ब्रिटिश अधिकारी हैं, प्रशासन संभालने वाले। तो याद रखिए, ये हैं लियोनेल कार्टस। लियोनेल जो कार्टस हैं, इनकी एक पुस्तक आई, एक पुस्तक थी जिसका नाम था डायरकी। क्या नाम था? डायरकी। अब फ्रेंड्स याद रखिए, ये डायरकी मतलब होता है द्वैध शासन। डायरकी मतलब होता है, यहां लिख लेंगे, मतलब होता है द्वैध शासन। क्या होता है? द्वैध शासन, जिसका मतलब होता है कि एक साथ दो दो शासन लागू किए जाएं। तो ये डायरकी जो लागू किया गया, लियोनेल कार्टस द्वारा लागू किया सर्वप्रथम। इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिख डाली, द्वैध शासन, द्वैध शासन। अब द्वैध शासन जो डायरकी पुस्तक लिखे, यहीं से याद रखना, धीरे धीरे ये पद्धति भारत में भी लागू कर दी गई। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर भारत में कैसे द्वैध शासन आ गया, वजह क्या थी? देखिए, पहला सिद्धांत तो आप ये समझिए कि अगर हम एक बिंदु पर टारगेट बनाते हैं, एक बिंदु को, एक लाइन को या एक शब्द कभी बोलते हैं, तो 1000 लोग कमेंट करने के लिए शुरू हो जाते हैं या उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत में भी द्वैध शासन जैसी कुछ सत्ताएं चल रही होंगी, और इसके पहले ये द्वैध शासन जो प्रणाली है, डायरकी जो है, ये ब्रिटेन में चल रहा था। ब्रिटेन में द्वैध शासन, ये पुस्तक पूरा लिख डाले कि आखिर द्वैध शासन क्या है। इस पुस्तक में वर्णन मिलता है आपको। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं कि आखिर बंगाल में ही डायरकी या द्वैध शासन प्रणाली क्यों लागू किया गया। तो सबसे पहले आइए चलते हैं, मैप बनाते हैं इंडिया का, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम समझते चलेंगे। याद रखना कि द्वैध शासन प्रणाली जो लागू होता है 1765 में ही होता है। कब होता है? 1765 में। और जो 1765 में होता है, किसके द्वारा होता है? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा होता है। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा होता है। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया। ये तो पहला फैक्ट हो चुका है, लेकिन अभी फैक्ट पे फैक्ट लगा हुआ है फ्रेंड्स। आप उसे अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा।
क्योंकि जब तक फिगर आप नहीं बनाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी ही क्यों ना हो, अगर आप फिगर से किसी चीज को समझते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप फिगर कहते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर और प्रैक्टिस इज द गुड स्टूडेंट। फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं, मैप बनाते हैं। ये आपका इंडिया है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए चलते हैं सबसे पहले कहानी। ये देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल का कुनबा यही है, बंगाल यही है। बंगाल में दो जबरदस्त युद्ध लड़े गए। जैसा कि आप जानते हैं कि 1757 ईस्वी में प्लासी या प्लास नामक जगह पर प्लासी का युद्ध लड़ा गया। क्लियर? प्लास नामक युद्ध जो लड़ा गया, प्लासी जगह या प्लासी नामक युद्ध जो लड़ा गया, यह एक प्रकार से अंग्रेजों के लिए एक निर्णायक भूमिका दे देता है। यानी कि जो जीत होती है उसमें अंग्रेज की जीत होती है। अब इसमें क्या हुआ, अंग्रेज तो जीत गए, अंग्रेज को बंगाल मिल गया। अब भैया जब अंग्रेज को बंगाल मिल जाता है, इसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप अगला भी धुआंधार। आप याद रखिएगा कि 1764 ईस्वी में एक युद्ध और हुआ, बक्सर का युद्ध। अब ये बक्सर का युद्ध जो हुआ है, याद रखिएगा, इस युद्ध के बाद तीन तीन प्लेसों को जीता जा गया अंग्रेजों द्वारा, यानी तीन तीन जगहों को जीत लिए। अब आप सोचिए कैसे, क्योंकि इस युद्ध में जब हेक्टर मुनरो अंग्रेज की तरफ से था बक्सर वाले में, तो फ्रेंड्स एक बात जानते हैं आप, ये पॉइंट प्लस याद रखिए, क्योंकि बंगाल पहले से कब्जे में हो ही चुका है। आप देखेंगे यहां पर अवध का जो प्रांत है, अवध में सुजाउद्दौला बैठा हुआ है, और आपने देखा केंद्रीय सत्ता में दिल्ली में शाह आलम द्वितीय भी बैठा हुआ है। ये दोनों बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, ये दोनों इस युद्ध में जब हारने की कंडीशन आती है तो मुगल सत्ता क्या करती है, अंग्रेजों के हवाले कर देती है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हम हार जाएंगे, बुरी तरीके से अगर हार जाएंगे तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो हम क्या करें, इससे बेटर है कि हम अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। इसका मतलब कि यहां पर अवध के नवाब में बैठा हुआ सुजाउद्दौला और दिल्ली के केंद्रीय सत्ता में बैठा हुआ शाह आलम द्वितीय, दोनों क्या हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं। किसके? अंग्रेजों के सरेंडर में चले गए। अब भैया याद रखिए, जब अंग्रेजों के सरेंडर में चले गए तो आप ये कंडीशन समझ सकते हैं ना। धीरे धीरे ये क्या हुआ, ये एक कंडीशन ऐसा बनता गया, जब केंद्रीय सत्ता उस अंग्रेजों के गुलाम हो गए तो उसमें क्या हुआ, अंग्रेज तो अब समझ गए कि मेन हवाला जो है, जो भारत का केंद्रीय सत्ता है, वो तो मेरे कब्जे में आ ही चुका है। अब हम जिस तरीके से कहेंगे उसी तरीके से मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो संधि के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर याद रखिए, फिर लगातार स्टेप क्या बनता है, 1757 में आपने प्लासी का युद्ध देखा, विजय हो गई अंग्रेजों की। फिर उसके बाद 1764 में इसमें भी विजय हो गई। अब लगातार विजय, और उसके बाद तीन तीन प्रांत जबरदस्त केंद्रीय सत्ता सहित लेकर के अपने कब्जे में कर लिए। अब जब विजय मिल रहा है तो क्या ये आप समझ सकती हैं संधि के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद 1765 में दो इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है, जैसा कि आप जानते हैं 12 अगस्त 1765 और 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765। पहले में जो होता है शाह आलम द्वितीय, क्योंकि ये केंद्रीय सत्ता में बैठा हुआ है, शाह आलम सेकंड,
और द्वितीय में आपने देखा सुजाउद्दौला। ये सुजाउद्दौला बैठा है अवध के नवाब बन करके, ये अवध का है और ये केंद्रीय सत्ता, यहां लिख दे रहा हूं केंद्रीय सत्ता। इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि जब अंग्रेज दोनों युद्ध जीत चुके थे, बढ़िया बढ़िया एकदम रणनीति जीत कर चुके थे, तो आप जानते हैं एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि जब रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है तो कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव आएगा तो फिर इसका मतलब क्षेत्रीय विस्तार अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से संधि भी कर लिया जाएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव को 1765 में बुलाया गया कि हे रॉबर्ट क्लाइव आप आइए। कहते नहीं किसी को जब याद आती है तो इंसान क्या करता है, बुला लेता है। तो सेम कंडीशन, अब बुलाने का कंडीशन हो सकता है कि वो आएगा बढ़िया से बोल बोल करके, मीठी मीठी बातें करके क्या करेगा, संधि कर लेगा, समझौता कर लेगा, वह संधि के अकॉर्डिंग हमारे अंदर हो जाएंगे सब। तो इस तरीके से 1765 की संधि, जो इलाहाबाद की संधि होती है, उस संधि में 12 अगस्त 1765 में शाह आलम द्वितीय केंद्रीय सत्ता पे बैठा हुआ है और 16 अगस्त 1765 सुजाउद्दौला नवाब का, अवध प्रांत नवाब बन के बैठा है। आपने देखा होगा मीर कासिम जब भाग के गया था, सुजाउद्दौला के पास जब भाग के गया था, इसके पहले आप पिछले क्लास में आप देखेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां उदय जीएस रिसर्च सेंटर के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां मिल जाएंगे इसके पहले क्लासेस, कब भाग के गया, क्या कंडीशन थी, सारा कंडीशन आपको मिल जाएगा। तो मीर कासिम इसके पास भाग के गया था, नफरत मीर कासिम से था, नफरत मीर कासिम से था, लेकिन सुजाउद्दौला मीर कासिम को जब शरण देता है तो ये नफरत के आग में ये भी आ जाता है, सुजाउद्दौला भी आ जाता है। इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले कहा कि ऐसा है कि केंद्रीय सत्ता को पहले हम कंट्रोल करें, उसके बाद तो जब केंद्रीय सत्ता कंट्रोल में आ जाएगी तो शाह आलम द्वितीय सुजाउद्दौला की क्या औकात, सुजाउद्दौला भी उसके अंदर ही है, सुजाउद्दौला भी आ जाएगा। तो पहली संधि क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। पहली संधि अंग्रेजों के साथ शाह आलम द्वितीय से होता है। अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा है, हम चाहते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन दोनों को हमें इन तीनों की हमें दीवानी चाहिए, हम दीवानी दे दीजिए मुझे, आपको हम पेंशन दिया करेंगे। ध्यान से समझिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि 26 लाख रुपया प्रतिवर्ष देने के लिए वादा किया गया था शाह आलम द्वितीय को पेंशन के रूप में, क्योंकि केंद्रीय सत्ता में बैठा हुआ। 26 लाख रुपया देने के लिए वादा किया अंग्रेजों ने, किसको देने के लिए कहा, शाह आलम द्वितीय को प्रतिवर्ष 26 लाख रुपया देंगे पेंशन के रूप में, आप टेंशन ना लीजिए, पर हमको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दीजिए। अब दीवानी में क्या होता था आप जानते हैं, राजस्व वसूलने का काम होता था। इसमें टैक्स वसूले जाते थे, वह टैक्स किससे वसूले जाते थे, आम जनता से वसूले जाते थे। आम जनता चाहे जैसे थे देना पड़ता था, जो टैक्स लगा देते थे वह टैक्स वसूल करके ले जाते थे। फ्रेंड्स, आगे की कहानी देखेंगे कि राजस्व दीवानी मिल गई। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय भी सहमति कर देता है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको दे दे रहे दीवानी। इसका मतलब क्या है, केंद्रीय सत्ता कमजोर है, झुक चुकी है, तभी तो संधि करने की तैयार है। क्योंकि मीर कासिम, सुजाउद्दौला और जब बक्सर के युद्ध में तीनों हार जाते हैं तो फ्रेंड्स अपने आप ये शाह आलम द्वितीय एग्री हो जाता है कि हम तो हार चुके, तीनों लोग जब हार चुके हैं तो अब अकेले लड़ेंगे, दिक्कत होगी। इसलिए इनको भी, इनकी भी मुसीबत की कड़ी बन जाती है शाह आलम द्वितीय, इसलिए संधि करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखिए, शाह आलम द्वितीय तो एग्री हो गया, पर इसके बदले में अंग्रेजों ने क्या दिया। शाह आलम द्वितीय से जब अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मांग रहे थे, तब उस समय एक बात और कहे थे। एक बात क्या थी, उन्होंने कहा था, अंग्रेजों ने कहा था कि आप अगर हमको तीनों दीवानी दे देंगे तो सुजाउद्दौला से इलाहाबाद, क्योंकि अवध का नवाब तो ही है, तो अवध के नवाब में इलाहाबाद भी आता है, उसके अंतर्गत आता है इलाहाबाद, अवध प्रांत में इलाहाबाद। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम आपको सुजाउद्दौला से कह करके हम आपको इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र दोनों दे दिया करेंगे, दे देंगे।
ये संधि हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब संधि जब हो जाती है, शाह आलम द्वितीय एग्री कर लेता है कि हमको अब दो क्षेत्र मिल जाएंगे। कौन कौन? इलाहाबाद का मिल जाएगा और कड़ा क्षेत्र मिल जाएगा, वो भी खुश। लेकिन एक बात आप याद रखिए, अंग्रेजों ने ये नहीं कहा कि हम जो बंगाल और बिहार और उड़ीसा से जो टैक्स वसूलेंगे, ये रणनीति है। अंग्रेजों ने कभी नहीं कहा कि जो बंगाल और बिहार और उड़ीसा से जो टैक्स वसूलेंगे उसमें से हम आपको शाह आलम द्वितीय को पेंशन देंगे, ऐसा कभी उन्होंने लफ्ज नहीं निकाला। लफ्ज क्या निकाले कि शाह शुजाउद्दौला से जो आपको इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र दिलवाएंगे उसमें से हम टैक्स वसूल करके आपको पेंशन के रूप में दिया करेंगे। ये बातें हुई। अब अगर बंगाल और बिहार और उड़ीसा, बंगाल बिहार और उड़ीसा से जो राजस्व वसूलेंगे अगर उनको नहीं देंगे तो इसका मतलब वो किसके पूरी तरीके से किसके कब्जे में है? अंग्रेजों के कब्जे में। इतनी बातें समझ में आ गई। अब जरा सा ये बात देख लीजिए, दीवानी तो मिल गई। रॉबर्ट क्लाइव आया हुआ है 1765 में आया हुआ, जैसा कि हमने बताया इलाहाबाद की संधि में उसको फिर से बुलाया गया, दोबारा बुलाया गया। तो इसे एक बार मिटाते हैं। जैसे रॉबर्ट क्लाइव आया, इस संधि कर लिया, उसके बाद उसके मन में क्या हुआ इस बात को भी देखिए आप। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव लियोनेल कार्टेस के डायरी की पुस्तक से अनुसरण करने लगा। अनुसरण मतलब कि जो उस पुस्तक में लिखा गया था उसका फॉलो करने लगा कि हम भी चल रहे हैं बंगाल में, अब तो हमें दीवानी मिल ही चुकी है, हम दीवानी मिल चुकी है तो हम क्या करें, बंगाल में सबसे पहले द्वैध शासन लागू कर दें। और द्वैध शासन लागू करने के लिए उन्होंने कितना पापड़ बेला, ये आपने नहीं सुना, ये आपने नहीं देखा, तो आइए चलते हैं फिर देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ये पहले तो भ्रमण करता है कि देखता है कि आखिर बंगाल में क्या क्या कंडीशन है। जब सब कुछ जान लेता है तो डायरेक्टरी के ऊपर चला जाता है कि हाँ, ये भारत में इस तरीके से रणनीति किया जाए कि जिससे भारत वाले, क्योंकि ब्रिटेन से भी आए लोग यहां पर हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटेन वाले भी उनके ऊपर भी ऐसा लागू हो जाए, और उनके ऊपर लागू होगा क्योंकि मेरे साथी हैं। और भारत के लोग, अगर भारत के लोगों को टार्च किया जाएगा कि आप ऐसे करिए, तो लोग, भारत के लोग भी, बंगाल के लोग भी खिलाफत करने शुरू कर देंगे। ठीक, ये बातें तो समझ में आ गई। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव करता क्या है। जैसा कि आप सबसे पहले मुगल सत्ता में चलेंगे। मुगल सत्ता में आपको एक प्लस पॉइंट पकड़ना है। मुगल सत्ता में आपने देखा कि केंद्रीय सत्ता में, कुछ पीछे चल करके हम देखेंगे, केंद्रीय सत्ता में औरंगजेब था, और बंगाल में उस समय मुर्शीद कुली खां था। कौन था? मुर्शीद कुली खां था। और मुर्शीद कुली खां ये दीवानी का काम करता था, यानी लोगों से पैसा वसूलता था। और जो केंद्रीय सत्ता में नवाब बनकर बैठा है, फ्रेंड्स यही याद रखिएगा, औरंगजेब नवाब था। जब औरंगजेब केंद्रीय सत्ता दिल्ली में नवाब था, और उसी समय, उसी दौरान मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवानी वसूलता था। पैसा वसूल करके क्या करता था, औरंगजेब के पास हवाले कर दिया करता था। एक समय ऐसा आया कि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो आप बताइए कि केंद्रीय सत्ता में बैठा हुआ औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई, तो इधर मुर्शीद कुली खां को लगने लगा कि अब जो
नवाबी वाला दौर है, वह नवाबी वाला दौर तो दूर दूर तक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा नवाब दिख रहा है जिसे केंद्रीय सत्ता में बैठेगा। इसके मन में लालच सी आ गई, किसके? मुर्शीद कुली खां के। अब मुर्शीद कुली खां सोचने क्या लगा कि हम तो दीवानी वसूल ही रहे हैं, हम ऐसा करते हैं बंगाल का नवाब भी बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे? नवाब। यानी कि यहां पर नवाब यानी शासक का भी काम करने लगा, दोहरी सत्ता काम करने लगा, और इधर देखिए दीवानी वाला भी काम करने लगा, यानी कि दीवानी और नवाबी दोनों काम करने लगा। और जब दोनों काम करने लगता है तो ये देखिए यहां पर ही आप समझ लीजिए कि दोनों एक एक साथ चल रहे हैं, दोनों शासन। इधर दीवानी का शासन चल रहा है कि भाई पैसा दो, इतना टैक्स लगाया गया, आप मुझे पैसा ले आके इतना दो, वसूलता भी था और अपना शासन भी करने लगा। तो यहीं पर आपको एक पॉइंट क्या मिल जाता है, एक साथ दो शासन चलाना, दो शासन चलाना यानी कि दोहरी शासन कहलाता है। और यही दोहरी शासन द्वैध शासन में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, इस बात को याद रखिएगा। अगर यही औरंगजेब उस समय 1707 में ना मरा होता तो शायद द्वैध शासन का भी अभी वर्चस्व ना होता। क्लियर? औरंगजेब का जनाजा उठना, मुर्शीद कुली खां दीवानी उनके अंदर तो थी ही, और उसी के बाद नवाबी भी देखा दूर दूर, नवाबी भी ले लिया, दोहरी सत्ता में काम करने लगा, एक साथ प्रशासन भी चलाने लगा और दीवानी दोनों काम करने लगा। तब ये बताइए कि बाहरी वाला व्यक्ति अगर ये सोचेगा, बाहरी वाला व्यक्ति अगर यहां भ्रमण करेगा कि मुर्शीद कुली खां ये नवाबी का भी काम कर रहा है और दीवानी दोनों का काम कर रहा है, तो रॉबर्ट क्लाइव को लगेगा ना कुछ कि एक आदमी को एक ऐसा दिया जाए ना। अब अंग्रेज तो पहले से चालाक थे, अब अंग्रेज क्या कर रहा है, रॉबर्ट क्लाइव क्या कर रहा है, जरा देखिए ध्यान से। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि ऐसा है, जो नवाबी वाला सिस्टम है उसे हटा दिया जाता है। हटाने का मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो यहां पर केंद्रीय सत्ता में नवाबी काम कर रहा था, और यहां देखिए ये क्या कर रहा है, नवाब तो बंगाल में नवाब मुर्शीद कुली खां भी बन रहा है और दीवानी का भी काम कर रहा है। तो कहता है ठीक है, हम नवाब हम बन जा रहे हैं, बंगाल में नवाब हम बन, मतलब नवाबी का खत्म करके वो कहेगा आल इन आल सर्वे सर्वा हम ही हो जा रहे हैं। आप ऐसा करिए, आप दीवानी का काम करिए, एक लोग दीवानी का काम करें, एक निजामत का काम करें। तो इस तरीके से उन्होंने बांट दिया। तो देखिए क्या होता था, तो इसमें क्या होता था, पहले क्या होते थे, नवाब होते थे और एक तरफ कौन होते थे, दीवानी वसूलते थे, और एक तरफ दीवानी वसूलते थे और एक तरफ क्या करते थे, निजामत का काम करते थे। अब इसमें क्या होता था, जो दीवानी वसूलता था पैसा वसूल करके नवाबों के पास जाता था, और ये क्या करते थे, जनता पर क्या करते थे, प्रशासन चलाते थे। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब रॉबर्ट क्लाइव इसी बात को लेकर के, यही प्लस पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव इसी बात को लियोनेल कार्टेस के जो डायर की पुस्तक है उसी का अनुसरण करके दो शासन को द्वैध शासन यहीं से लागू उठा करके कर देता है। तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा ही सर्वप्रथम बंगाल में, यहां लिख लेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा सर्वप्रथम बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया। सर्वप्रथम क्या लागू किया गया, द्वैध शासन, यानी दो सत्ताएं, दो शासन, सत्ताएं नहीं, यहां पर सत्ता की बात अलग हो जाएगी, यहां पर शासन, दो शासन एक साथ, दो शासन एक साथ, एक दीवानी का काम और एक निजामत का काम, तो इसमें बांट दिया। अब जरा हम इसे इधर मिटा के बनाते हैं, आप स्ट्रक्चर समझिए।
चलिए, रॉबर्ट क्लाइयो ने क्या किया? द्वैध शासन लागू किया। अब याद रखिएगा 1765 में, और द्वैध शासन लागू जो किया, ये स्ट्रक्चर बनेगा दो प्रकार से, दोहरी शासन। यहां नोट करिएगा, एक तरफ दीवानी होगी और एक तरफ निजामत होगी। दीवानी में क्या होता था? राजस्व का काम वसूला जाता था, राजस्व कर। और निजामत में क्या होता था? नवाबी की जाती थी। नवाबी में केवल क्या करते थे? प्रशासन देखते थे, शासन करते थे, शासन करते थे, दूसरों के ऊपर, जनता के ऊपर शासन करते थे। बाकी इनके पास और कुछ भी अधिकार नहीं है, इनके पास और कुछ भी नहीं, केवल शासन करना है जनता के ऊपर। आप बताइए, शासन करने के लिए आपको क्या करना होगा? पैसे भी होना चाहिए भाई। जनता के ऊपर खर्च करना, जनता की देख रेख करना, प्रशासन करना, ये निजामत का काम था। इनको इस तरीके से बांट दिया, द्वैध शासन में, निजामत में बांट दिया कि नवाबी दे दिया और दीवानी में राजस्व कर वसूलने के लिए दे दिया। और एक बात आप जानते हैं, रॉबर्ट क्लाइव इतना चालाक था, इतना चालाक था। अब देखिए, नवाब अब तक कहां थे? मुगल जब सत्ता थी, नवाब कहां थे? एकदम सर्वोत्तम, ऊपर थे, सर्वोच्च शिखर पे थे। लेकिन अब क्या हुआ? यहां पर कौन बैठ गया? रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज लोग बैठ गए, अंग्रेज लोग बैठ गए। और उसके बाद, बैठने के बाद दो भागों में जब बांट दिए, नवाबी कहां आ गई? यहां आ गई। और अब देखिए, ये प्रशासन जो भी जनता को घटेगा, यानी जनता को किस तरीके से हैंडल करना है, प्रशासन करना है, ये इनकी जिम्मेदारी बनती। अब देखिए, इसमें हुआ क्या? अंग्रेज तो पहले से चालाक थे। अंग्रेजों ने जो निजामत का काम दिया, वह नवाबों को दे दिया। यानी कि मुगल सत्ता, या आप कह सकते हैं मुगल लोगों को दे दिया। अंग्रेज कहे कि देखिए, ऐसा है, जो पैसा वसूलने वाला है, जो कर वसूलने वाला है, वो मेरा, हम ले रहे हैं। अंग्रेज इधर आ गए। अंग्रेज मतलब कंपनी। अंग्रेजों ने कहा कि कंपनी, यानी जो हमारी कंपनी है, अंग्रेज एंड कंपनी जो है, वो क्या करेगी? राजस्व कर वसूलेगी। और मुगल शासकों से कह दिया, ठीक है, आप केवल प्रशासन करिए, जो खर्च आएगा उसे हम दिया करेंगे आपको। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इनको क्या दिया गया? केवल अधिकार दिया गया। केवल आप अधिकार कर सकते हैं। अधिकार क्या दिया गया? कि जनता पर शासन कर सकते हैं, बस ये दिया गया। लेकिन अधिकार करने के लिए भी आप समझ सकते हैं कि पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, जब अंग्रेज कंपनी इधर दीवानी वसूल रही, पैसा वसूल करके किसके पास पहुंचाएगी? केंद्रीय सत्ता के पास पहुंचाएगी। केंद्रीय में कौन बैठा हुआ? अंग्रेज लोग बैठे हैं। अब इनको क्या करेगा? ये पैसा देगा, तब जाके ये शासन चला पाएंगे। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है? जैसा कि फ्रेंड्स आप अच्छे तरीके से इसे समझ रहे हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली कहानी क्या है? राजा सीता। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, अंग्रेज जब चालाकी करने लगे, तो अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसा है, अभी तो हम नए नए बंगाल में बसे हैं, एकदम नए हैं, कैसे जनता से पैसा वसूलेंगे, कैसे कर वसूलेंगे,
ये अभी मुझे पूरी तरीके से आइडिया भी नहीं, विचार भी नहीं है कैसे कैसे वसूला जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज जो है इन्होंने मुगल सत्ता से 2 व्यक्तियों को चुन लिया, यानी कि बंगाल से ही 2 व्यक्तियों को चुन लिया जो पहले से यहां टैक्स वसूल रहे हैं। तो किसको किसको चुना दीवानी वसूलने का? मोहम्मद रजा खां को। क्लियर? अगला मोहम्मद राजा सिताब राव को। क्लियर? सिताब राव को। ये बातें आपको अच्छी समझ में आ गई। ये 2 व्यक्तियों को जब चुन लिया तो इनको कहा क्या, क्योंकि ये सब पहले से वसूल रहे थे, इनको कहा कि ऐसा है आप बंगाल की दीवानी वसूलिएगा, राजस्व कर बंगाल की दीवानी वसूलिएगा। और इनको बता दिया कि ऐसा है भैया आप बिहार की दीवानी वसूलना है। बिहार की दीवानी वसूलना। अब बताइए ये दोनों जब टैक्स वसूलेंगे किससे वसूलेंगे? जनता से वसूलेंगे। जनता से पैसा वसूल करके ये दोनों कहां देंगे? ये दोनों सत्ताएं, ये दोनों मुगल जो दीवान हैं ये क्या करेंगे? यहां ले जाएंगे केंद्रीय सत्ता में। क्लियर? अब सोचिए केंद्रीय सत्ता में ले जाएंगे तो ये भी तो इनको भी ट्रांसफर कर सकते हैं ना, क्योंकि अंग्रेज है, अंग्रेज कंपनी तो बैठी हुई है, तो ये ले जाके यहां देंगे। चाहे आप इस तरीके से समझिए चाहे इस तरीके से, कुल मिला के खाते में किसके जा रहा है? इनके पास जा रहा है। अब अंग्रेजों के पास जाने लगा तो हुआ क्या? जितना आता था, अभी तक डाटा ये समझिए कि 53 लाख रुपया, 53 लाख रुपया प्रतिवर्ष जो दीवानी के रूप में यहां से वसूला जाता था, बिहार और बंगाल से जो वसूला जाता था उसमें 53 लाख रुपए प्रतिवर्ष जो राजस्व कर था इनके पास आता था, वह 53 लाख रुपया निजामत को दे देते थे। 53 लाख रुपया निजामत को मिलता था। कितना मिलता था? 53 लाख रुपया मिलता था कि ठीक है आपको 53 लाख रुपया प्रतिवर्ष मिलेगा और आप अच्छे से शासन चलाइए, नवाबी करिए। ठीक, तो ये खुश भी, ये भी खुश, नवाब बन बैठे हैं, शासन कर रहे हैं। अब ये बताइए, अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि अंग्रेज हमेशा से फायदा देखते आए, दीवानी वसूल रहे हैं, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि इनको ये फायदा यानी कि लाभ वाला पद किसने ले लिया? अंग्रेजों ने ले लिया। और जिसका लाभ, जिसमें लाभ नहीं था उसमें किसको दे दिया? मुगल सत्ताओं को दे दिया, मुगलों को दे दिया, नवाबों को दे दिया, निजामत को दे दिया। ठीक, तो इसका मतलब ये सोचते थे जिसमें खर्च वाला बात है, अभी एक प्लस पॉइंट है, इसमें खर्च नहीं होता था, इसमें मिलना है, केवल वसूल करके ले लेंगे, मिल जाएगा। और इसमें क्या करना था? खर्च करना था। अब खर्च वाला निजामत को दे दिए और जिसमें मिलना था उसको स्वयं अंग्रेजों ने ले लिया। प्लस पॉइंट देखिए। अब देखिए, अब एक इस तरीके से पकड़ में क्या रहा है कि अगर यहां से दीवानी वसूल करके यहां जा रही है तो इसका मतलब ये है कि ये केवल क्या करती थी? ये इनको पैसा खर्च देती थी, ये सब खर्च दिया करते थे, तब जाके मुगल लोग क्या करते थे? अधिकार किया करते थे, शासन चलाया करते थे। तो ये क्या है? उत्तरदायित्व है। और ये उत्तरदायित्व नहीं, उत्तरदायित्व लेना भी नहीं चाहते। जनता से कुछ इनका मुठभेड़ हो रहा है, जनता से वार्तालाप हो रही? बिल्कुल नहीं हो रही। सीधा देखिए, कूटनीतिक देखिए, जनता से डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से बातें बिल्कुल नहीं हो रही है। क्योंकि जब बात करने की आती है तो मोहम्मद रजा खां और राजा सीताब राव को रख दिए दीवानी वसूलिए। 53 लाख रुपए तो इनको मिल गया। अब याद रखिए, उसी समय आप जानते हैं कि केंद्रीय सत्ता में बैठा हुआ, केंद्रीय सत्ता में बैठा हुआ शाह आलम द्वितीय सेकंड, इसको भी तो 26 लाख रुपए जाते थे प्रतिवर्ष।
यहां से भी याद रखिए, यहां से और इलाहाबाद और कड़क क्षेत्र से भी मिलकर के 26 लाख रुपया, 26 लाख रुपया लिख के जाइएगा प्रतिवर्ष शाह आलम द्वितीय को दिया है। केंद्रीय सत्ता को लिख लेंगे, केंद्रीय सत्ता को मिलता है। वह भी एक पेंशन के रूप में मिलता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। जनता एकदम परेशान, क्योंकि ऐसा कंडीशन आया था, जैसा कि आपने देखा कि 1770 में बंगाल में इतना ज्यादा टैक्स वसूला गया कि 1770 ईस्वी में बंगाल में अकाल आ पड़ गया। एकदम भयंकर अकाल पड़ा हुआ, लोग खाने के लिए मर रहे हैं। अब बताइए, खाने के लिए मर रहे हैं, अगर एक टाइम खाने को मिल रहा है तो दूसरे टाइम सोचना पड़ रहा है, वो बेचारे टैक्स कहां से देंगे। इसलिए याद रखिए, एक लेखक हैं, इतिहासकार हैं के.एम. पारिकर, उन्होंने कहा कि रॉबर्ट क्लाइव ये डाकुओं का राज है। रॉबर्ट क्लाइव ने जो किया है, डाकुओं जैसा काम किया है, डाकुओं जैसा, यानी बंगाल में पूरा डाकू की तरह आया और डाकू की तरह राज करके जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1765 में आया था और 1767 में ये फिर यहां से पलायन हो गया था, ब्रिटेन चला गया। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, यानी कि 2 वर्ष में इतना ज्यादा खुरापाती किया। फ्रेंड्स, इसे मिटाते हैं एक बार। मतलब जितने लोग आ रहे हैं, चाहे गवर्नर हो, गवर्नर जनरल हो, सब लोग अगर भारत में आ रहे हैं, सब एक से बढ़ के एक आ रहे हैं। चलें, अब देखिए अगली कंडीशन क्या है। अगली कंडीशन यह है कि 1770 में बंगाल में क्या हुआ, भयंकर अकाल पड़ गया। लोग खाने के लिए मोहताज हो गए, मरने लगे। याद रखना फ्रेंड्स, 1772 ईस्वी में गवर्नर का पद चेंज होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स आता है और यह गवर्नर जनरल बन के आता है। ये गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। गवर्नर था, इसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना, और बनता कब है, ये 1773 के रेगुलेटिव एक्ट के तहत बनता है। रेगुलेटिव एक्ट के तहत बनता है। फ्रेंड्स, कहानी ध्यान दीजिएगा। ये बन के आया, जैसे पहले सबसे पहले गवर्नर बन के आता है, तुरंत ये याद रखिए 1772 ईस्वी में ये द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर दिया। समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। जैसा कि आप जानते हैं कि अब ये डायरेक्टली कोई इस तरीके से भारत में आ रहे, जितने लोग भारत में आ रहे गवर्नर बन के, गवर्नर जनरल बन के। फ्रेंड्स, कभी सोचे हैं आप कि कोई ब्रिटिश कंपनी, कोई विदेशी कंपनी डायरेक्ट कैसे किसी तरीके से किसी को गवर्नर और गवर्नर जनरल बना के भेजेगी? इसका मतलब यह है कि पहले वो चाहे बड़े बाबू या कलर के रूप में आया होगा या सिपाही के रूप में आए होंगे
इस तरीके से वो व्यक्ति आया होगा, वहां देखा होगा, तभी कोई वहां पर, जैसे अगर हम जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते, हमको डायरेक्ट आप कैसे बना के वहां पोस्टिंग भेज देंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। आप नहीं मुझे भेजेंगे ना, हमें कुछ न कुछ उसके बारे में अनुभव होगा, तभी आप मुझे बना के कुछ भेजेंगे या वहां के लिए भेजेंगे। तो याद रखना, वारेन हेस्टिंग भी 1750 ईस्वी में ये क्लर्क बन के बंगाल में आया था। क्लर्क बनकर ये आया था। पहली बार कब आया था? 1750 में जब आया था तो क्लर्क बन के आया था। और क्लर्क जब बन के आया था तो आप समझ सकते हैं, क्लर्क मतलब बड़े बाबू, और यानी लेखा जोखा रखने वाला। और लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति, उसको ही अनुभव होगा, और जब उसको ही अनुभव होगा तो चलो भैया तुम भी गवर्नर जनरल बन के आओ। और जैसे आया तुरंत ये इसको दिमाग में आ गया कि जो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन लगा के गया है, अगर हम उसे खत्म नहीं कर देंगे तो आगे चल करके घोर संग्राम होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? 1772 ईस्वी में आकर के द्वैध शासन को ही समाप्त कर दिया। ठीक है, तो द्वैध शासन खत्म हो गया। अब चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, ये द्वैध शासन जैसे खत्म किया, इस बात को भी याद रखिए, लागू करने के लिए तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू कर दिया द्वैध शासन। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हकीकत देखा जाए तो ये द्वैध शासन प्रणाली जो है राउंड टेबल की तरह घूम रहा था। अस्थायीपन जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही किया गया है। आप नोट करेंगे कि द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली 1765 ईस्वी में लागू तो किया गया, लेकिन ये आगे चलकर राउंड टेबल, याद रखिए ये कनेक्टेड है इससे, द्वैध शासन प्रणाली से। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा तो लागू किया गया, लेकिन ये आगे चलकर के क्या हुआ? राउंड टेबल की तरह इस तरीके से घूमता रहा, सर्कुलेट में घूमता रहा। तो ये क्या हुआ? 1919 भारत शासन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम में इसे क्या कर दिया गया? राउंड टेबल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, अस्थायीपन में आ गया। तो द्वैध शासन प्रणाली इस प्रकार से था। अब सवाल उठता है फ्रेंड्स, इसे हम आखिर इसका परिणाम क्या रहा, इस परिणाम को भी समझ ले। कारण क्या रहा है द्वैध शासन चलाने का, कि आखिर रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन क्यों लागू किया, इसका कारण आप समझ लिए है, फटाफट समझिएगा। द्वैध शासन लागू करने का कारण क्या था, वो भी बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नंबर 1 क्या था? डायरेक्ट शासन करना, डायरेक्ट टैक्स लेना, ये रॉबर्ट क्लाइव के डर था। रॉबर्ट क्लाइव को डर था, क्योंकि हम अभी नए नए हैं, इसलिए मुझे डर है। तो पहला फैक्ट क्या हो जाएगा? यानी कि विद्रोह फैल जाएगा, विद्रोह का डर था। दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन था रॉबर्ट क्लाइव ये सोच रहा था कि अगर हम द्वैध शासन लागू कर देंगे तो पहली चीज तो हम किसी के उत्तरदायित्व तो नहीं रहेंगे, और हम क्या करेंगे, इधर जो है दीवानी जिसको दिए वो भी हिंदुत्व के हैं, वो भी मुगल सत्ता में बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान के हैं, और जो उधर नवाबी कर रहे हैं वो भी क्या हैं, भारत के ही हैं। इसलिए
उत्तरदायित्व से मुक्ति चाह रहे थे। उत्तरदायित्व से मुक्ति चाह रहे थे। तीसरा फ्रेंड्स याद रखिएगा, इनको यह भी था कि एक प्रकार से जब याद होगा कि 63 लाख रुपए जब उधर कन्वर्ट कर रहे थे, सॉरी 53 लाख रुपए मुगल सत्ता को दे रहे थे नवाबी के लिए, और 26 लाख रुपए केंद्रीय सत्ता को दे रहे थे, तो ऐसा तो नहीं है कुछ बच नहीं रहा होगा, कुछ बच रहा होगा ना। इसका मतलब उनको लग रहा था कि हमको लालच, मतलब कि हमको पैसा भी हमको भी मिलेगा, इसका मतलब लालच का लाभ ले रहे थे, यानी लाभ का लालच, लाभ का लालच था कि लाभ मिलेगा। अगला पॉइंट क्या था, अब ये सोच रहे थे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उसका निर्णय कौन करेगा, बोर्ड करेगा। तो यहां लिख लीजिएगा बोर्ड का निर्णय। ये सब फैक्ट है। पांचवा क्या है, अगला ध्यान दीजिएगा, वो सोच रहे थे कि अभी हम नए नए आए हैं इसलिए हम प्रशासन कर नहीं पाएंगे। उनके अंदर क्या था, अंग्रेजों के अंदर प्रशासन या शासन करने की क्षमता में कमी, इसलिए द्वैध शासन लागू कर दिए थे। अगला फैक्ट क्या है फ्रेंड्स, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अगला फैक्ट है कि ये रॉबर्ट क्लाइव ये सोच रहा था कि अगर डायरेक्टली हम इस तरीके से सुनेंगे तो हमारे ऊपर दोष भी लग सकता है, सब लोग दोष का आरोप लगा देंगे। तो दोष लिखिए, दोषा आरोप, आरोपण से मुक्ति, दोषारोपण से मुक्ति, छुटकारा चाह रहे थे भाई, दोष हमको कोई नहीं लगा पाए। लेकिन लास्ट में याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव जब भरी सभा में, ब्रिटेन की भरी सभा कॉमन हॉल में जब ये कह दिया गया, उनका दोस्त खुद कहने लगा भाई आप तो एकदम डाकुओं को आज पूरा कंगाल कर दिए, पूरा इस तरीके से जनता, एक एक जनता को खाने के लिए मोहताज कर दिए। आप जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव भी सुसाइड भी कर लिया था, आत्महत्या भी कर लिया। तो दोषारोपण से क्या हुआ, मुक्ति मिल गई। अब ये क्या सोच रहे थे, और अगला कंडीशन था कि मान लीजिए द्वैध शासन लागू कर देंगे और हम सबसे सर्वोच्च रहेंगे, जो चाहेंगे वही होगा। तो इसका मतलब कि जो यूरोपियन कंट्री से और लोग आने वाले हैं, क्योंकि ब्रिटेन को हमने बताया था कि ब्रिटेन को जब भी डर था केवल स्पेशल मुख्य रूप से नेपोलियन से डर था। तो इसलिए सोच रहे थे कि लिखिए अन्य यूरोपियन देशों के आगमन से डर था। इनको यह भी डर था कि अगर आएगी यूरोपियन देश में कोई अगर आ गया तो हमको भी दिक्कत हमारे लिए बढ़ जाएगी, इसलिए क्या किए, द्वैध शासन लागू किए। अब फ्रेंड्स आप जानते हैं, अब आप इसको क्लियर करिए। अब लिखेंगे परिणाम। परिणाम क्या, द्वैध शासन लागू होने के बाद भारत में परिणाम क्या रहे। परिणाम ये रहे, फैक्ट ये है, अराजकता फैलती चली गई, अराजकता हो गई। अगला क्या हुआ, भ्रष्टाचार होने लगा। भ्रष्टाचार, अगर आपसे पूछा जाए कि भ्रष्टाचार का उद्गम अगर देखा जाए तो आप यही मान चलिएगा कि द्वैध शासन से ही चल रहा है भ्रष्टाचार। तो तीसरा याद रखिए, भ्रष्ट हो गया सब कुछ। अब आगे देखिए, दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। दस्तक का क्या करने लगे, दुरुपयोग करने लगे। ये परिणाम रहा, दुरुपयोग हो गया। अगला है, धीरे धीरे क्या हुआ, आपने देखा कि जब जनता
बंगाल में खाने के लिए मरने लगी, तो आप लिखेंगे 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल। ये परिणाम रहे। पांचवा याद रखिएगा कि जो ब्रिटिश लोग यहां भारत में कुछ आए हुए हैं, वो भी क्या करेंगे, हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो इसका मतलब श्वेत लोगों का भी विद्रोह छिड़ जाएगा। अगला कंडीशन क्या है, अब आप देखिए, जब जनता के पास टैक्स सबसे ज्यादा वसूले गए, तो धीरे धीरे क्या की, जनता भी खाने के लिए मर गई, दाने दाने के लिए मर गई। तो वहां पर कृषि और जो भी उद्योग छोटे छोटे थे उसका भी पतन होने लगा। परिणाम में रहा तो कृषि और उद्योगों का पतन होने लगा। ये परिणाम रहे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि द्वैध शासन प्रणाली लागू करने का जो श्रेय है रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेज की तरफ से अगर देखा जाए वारेन हेस्टिंग और रॉबर्ट क्लाइव भी यहां पर वास्तविक जो विस्तार किए हैं उन्हीं को श्रेय जाता है। किसको किसको? वारेन हेस्टिंग को और रॉबर्ट क्लाइव को। इसलिए तो रॉबर्ट क्लाइव को याद किया गया 1765 के इलाहाबाद की संधि में। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो उदय जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी ना भूलें, और आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं और एक बेहतर क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।